हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे रेशियोज की। कंपनी कितने कर्जे में डूबी हुई है और कितना उसकी एबिलिटी है टू रीपे द डिबेंचर्स, मुझे बताते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सो द टॉपिक फॉर द डे इज, मैं बात करूंगा आज सॉल्वेंसी रेशियोज की। जब मैं सॉल्वेंसी की बात करता हूं दोस्तों, तो सॉल्वेंसी रेशियो मेरा क्या बता देता है कि कितना मेरी कंपनी के एबिलिटी है टू रीपे द लोन्स। रीपे कितनी एबिलिटी है कंपनी की टू रीपे द लोन्स, मुझे बताने की कोशिश करता है एक रेशियो, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब क्या हुआ कि मेरी कंपनीज का जब मैं एनालिसिस करता हूं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, जब भी मैं कंपनीज की बात करूंगा या किसी भी बिजनेस की बात करूंगा तो उसकी बैलेंस शीट को देख के, उसके एसेट्स, लायबिलिटीज, डिबेंचर्स, इक्विटीज को देख के मेरे कुछ ऐसे रेशियोज डिफाइंड हैं जो मुझे बता देते हैं कि मेरे जो कंपनी है वो कितनी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? जब भी आप कोई बिजनेस करें तो मैं जैसे नई कंपनी शुरू करता हूं, मैं स्टार्टअप शुरू करता हूं, तो मेरे को सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? आई नीड फंड्स, मुझे पैसा चाहिए साहब। और फंड्स को इकट्ठा करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए। तो जब मेरे पास फंड्स इकट्ठा करने का ऑप्शन आता है तो मेरे पास सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हमने शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा कि शेयर्स को इश्यू करके कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेती है, इक्विटी शेयर कैपिटल रेज कर लेती है और शेयर होल्डर्स को शेयर दे देती है। तो वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर टू इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और नंबर थ्री क्या है? मेरे डिबेंचर्स, जो मैंने आपको पढ़ाया कि डिबेंचर्स जो हैं वो लोन्स की तरह हैं, जो मुझे कंपनी को या बिजनेसेस को कुछ इंटरेस्ट पे करके डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं। जैसे 10% के हिसाब से डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर होल्डर को 10% ब्याज मिल जाएगा। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो का क्या पर्पस आता है? हमारे पास इस रेशियो का ये पर्पस आता है कि जब हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेसेस का एनालिसिस करें कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, मुझे ये रेशियो बताता है। क्या मतलब हुआ? आप स्टॉक मार्केट में देखिए कितने शेयर्स लिस्टेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, कितने शेयर्स हैं। तो जब भी हम कंपनीज की एनुअल स्टेटमेंट देखते हैं, फाइनेंशियल पीएनएल बैलेंस शीट देखते हैं, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो का जो पार्ट है वो मुझे देखना चाहिए, जिसको मैं कहता हूं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब ये क्या है ये समझते हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो समझते हैं, और इसके ऊपर कैसे सीयूईटी का 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी बता देता है मुझे कि कंपनी की कितनी सॉल्वेंसी है, कितनी कैपेसिटी है टू रीपे द डेब्ट्स। मतलब क्या हुआ कि कंपनी को कितनी सॉल्वेंसी है कि मैंने अगर 10 करोड़ के लोन ले रखे हैं और उस कंपनी को 10 करोड़ के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा इसके ऊपर, और प्रिंसिपल भी रीपे करना होगा। तो ये रेशियो मुझे बताने की कोशिश करता है कि ये जो कंपनी है क्या इतनी कैपेसिटी रखती है, इतनी सॉल्वेंट है कि ये रीपे कर लेगी। जितना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होगा उतनी कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर अच्छा है। मतलब हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई रिस्की। अब ये हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या मतलब है कि मतलब कंपनी ने ज्यादा लोन्स ले रखे हैं। जब कंपनी हाई लोन्स पे होगी, अगर मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स की बात करूं तो अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि अदानी ग्रीन लिमिटेड। इस कंपनी का अगर आप गूगल करके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो बहुत हाई है। क्या कहने का मतलब है इसका कि कंपनी के पास लोन ज्यादा है इक्विटी के मुताबिक। मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, डेब्ट मेरे लोन्स हैं।
तो मेरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक ऑप्टिमम होना चाहिए ताकि मेरी सॉल्वेंसी मेंटेन रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सॉल्वेंसी देखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा उठा रखा है और उसके इतने रेवेन्यूज ही नहीं है कि उस कर्जे को रीपे कर सके, तो कंपनी इंसॉल्वेंट होने के लिए मजबूर हो जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है। जाके चेक कीजिए गूगल पे, मेरी एक कंपनी है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की जिसे कहते हैं रिलायंस कैपिटल। इस कंपनी के शेयर एक जमाने में 2400 रुपए के ट्रेड होते थे, आज की डेट में इसको डीलिस्ट कर दिया जा रहा है। तो यह तरीका है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। सॉल्वेंसी मेजर करने के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेरा एक बहुत अच्छा रेशियो है जो मुझे क्या बताता है कि वो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स divided by long-term debts divided by equity shareholder funds. Long-term debts divided by equity shareholder funds. मतलब क्या हुआ कि मेरे कितना डेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। अब इसमें मेरे यहां पे बैलेंस शीट में जितने डिबेंचर्स आ रहे होंगे, जितने लोन्स आ रहे होंगे, मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूं, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में जिसको मैं ESF कहता हूं, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मेरी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी आ रही है और ऐड करके कितने मेरे रिजर्व्स हैं, क्योंकि रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व्स मेरे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें भी मैं उसको ऐड करता हूं। तो ये रेशियो मेरी सॉल्वेंसी बताने की कोशिश करता है और मेजर करता है इनडेप्टनेस ऑफ द एंटरप्राइज, इनडेप्टनेस ऑफ द फर्म। तो ये है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि मई 2023 में 2023 में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर कैसा सवाल आया हुआ है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाऊं तो यहां पे मैं आपको क्वेश्चन का एग्जाम का जो लेवल है वो देखने की कोशिश करते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं 2023 के क्वेश्चन पे हूं जो मैं यहां पे आपको कराने वाला। क्वेश्चन है, आराध्या लिमिटेड हैज डेब्ट टू इक्विटी, Aradhya Limited has debt to equity of 2.5:1। क्वेश्चन बता रहा है कि एक कंपनी है जिसका डेब्ट टू इक्विटी ये है। बताइए, स्टेट which of the following transaction, which of the following transaction which of the following transaction will not affect debt to equity ratio। मतलब कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दे दिया है और 4 तरीके दे रखे हैं, A, B, C and D, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि मुझे बताइए कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इफेक्ट किससे नहीं होगा। मींस 3 ऑप्शन से होगा, एक ऑप्शन से नहीं होगा। पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ 15 लाख मशीनरी, परचेज ऑफ 15 लाख मशीनरी बाय टेकिंग लोन लिया है मशीनरी को खरीदने के लिए ऑफ 12 लाख। ओके, ऑप्शन बी, पहले क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद समझेंगे क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस पेड टू क्रेडिटर्स।
ऑप्शन सी है कन्वर्जन ऑफ 1 लाख रुपीज डिबेंचर्स, 1 लाख के डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया टू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 100 की फेस वैल्यू पे मेरी कन्वर्जन हो गई 1 लाख डिबेंचर्स की। और डी ऑप्शन है सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर हुआ है जिसकी बुक वैल्यू है 5 लाख, फॉर कितने का सेल हुआ है? 5.5 लाख का सेल हुआ है। तो ये है क्वेश्चन दोस्तों मेरे सामने, और मैं देखना चाहता हूं कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन 2023 का सीयूईटी का क्वेश्चन है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे। समझते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आराध्या लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका डेब्ट टू इक्विटी दे रखा है 2.5:1। 2.5:1 का मतलब है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, जितने भी मेरा रेशियो है वो 2.5:1 है। मतलब 2.5 गुना इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स के मुताबिक मेरा यहां पे डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं। अब कंपनी कहती है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट इफेक्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी जो मेरा डेब्ट टू इक्विटी को इफेक्ट नहीं करेगी? पहला देखते हैं, परचेज ऑफ 15 लाख मशीनरी बाय टेकिंग लोन ऑफ 12 लाख। जब मैं 12 लाख का लोन लूंगा तो क्या लोन मेरा डिबेंचर्स है या बोरोइंग्स है? यस, 12 लाख के मेरे लोन्स बढ़ जाएंगे। मींस मेरा जो फॉर्मूला है डेब्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, मेरा डेब्ट्स पे इंपैक्ट पड़ जाएगा और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बदल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? विल नॉट इफेक्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो ये तो डेब्ट टू इक्विटी को इफेक्ट कर देगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है 2 लाख पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी गई है, अभी देखते हैं इसके ऊपर। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। दैट मींस डिबेंचर्स जो मेरे न्यूमरेटर में आ रहे थे वो कम हो गए और इक्विटी मेरे बढ़ गए। दैट मींस दिस विल ऑल्सो इफेक्ट माय डेब्ट टू इक्विटी। तो ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड इज सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख की थी और वो बिका 5.5 लाख का। तो क्या इस पे इंपैक्ट होगा डेब्ट टू इक्विटी? इसमें डेब्ट का तो कोई लेना देना नहीं है, इक्विटी का भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। लेट अस चेक कि कौन सा है। अब देखिए जरा ध्यान से, सेल ऑफ फर्नीचर हो रहा है, फर्नीचर को बेचा गया है और वो बुक वैल्यू है 5 लाख की, मतलब उसकी एसेट में बैलेंस शीट में 5 लाख की वैल्यू आ रही होगी, लेकिन 5.5 लाख का उसे बेचा गया है। 5 लाख का 5 लाख में नहीं बेचा गया, 5 लाख का 5.5 लाख का बेचा। तो ये क्या होगा? 50,000 का कंपनी ने क्या कमाया है? प्रॉफिट कमाया है। कम ऑन यस नो। प्रॉफिट जब कमाया कंपनी ने तो प्रॉफिट किसका पार्ट बन जाता है? प्रॉफिट मेरा किसका पार्ट बन जाता है? मेरे रिजर्व्स का पार्ट बन जाता है। और जब रिजर्व्स का पार्ट बन जाता है तो वो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर फंड का भी पार्ट बन जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनेगा तो मेरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को भी इंपैक्ट कर देगा। तो ये आंसर मेरा नहीं होगा, बिकॉज दिस विल इनडायरेक्टली इंपैक्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मेरे यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स प्रॉफिट जो रिजर्व्स की वजह से यहां पे मेरा बढ़ जाएगा। अब ये एक ऑप्शन यहां पे रह गया 2 लाख पेड टू क्रेडिटर्स। तो ये मेरा आंसर निकल के आ रहा है। क्यों?
क्योंकि ये बच गया नहीं, ये इसलिए आ रहा है कि जब कंपनी 2 लाख का क्रेडिटर को पेमेंट करेगी तो उससे डेब्ट और इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जब मेरी 2 लाख की पेमेंट क्रेडिटर्स को होगी तो मेरे बैंक से पैसा जाएगा, बैंक मेरा करंट एसेट है और क्रेडिटर्स मेरे करंट लायबिलिटीज है, तो मेरे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में फर्क पड़ेगा और इक्विटी और डिबेंचर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विटी और डेब्ट में फर्क नहीं पड़ेगा और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा आंसर है बी। इस तरीके से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे आपको 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस तरीके से आपको समझने की और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज हमने सीखा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज है। सॉल्वेंसी जानने के लिए कंपनी कितनी केपेबल है अपने लोन्स को रीपे करने के लिए, मुझे ये रेशियो बता देता है। अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।